बन जाता है। अशोक चौहान को राहत। पेड न्यूज के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। महाराष्ट्र हरियाणा में 15 अक्टूबर को होंगे मतदान। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी। नौ राज्यों में उपचुनाव का मतदान शुरू। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे सादिक ने दिया लव जिहाद पर विवादित बयान। कहा, लव जिहाद करने वालों को जान से मार देना चाहिए। विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लगाया आरोप। कहा, 2G और कोला घोटाले की थी पूरी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह। बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सोलापुर की विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ बोरीवली पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया है और बताया जा रहा है कि उनके ही कॉलेज में काम करने वाली एक 45 वर्षीय महिला क्लर्क ने लक्ष्मण ढोबले पर रेप का आरोप लगाया है। पिछले कुछ समय से ढोबले का बोरीवली स्थित नालंदा लॉ कॉलेज के 65 छात्रों की फीस गबन करने को लेकर भी नाम चर्चे में आया था। राकांपा विधायक और पूर्व मंत्री लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है बोरीवली पुलिस स्टेशन में। और ये मामला जो है 45 वर्षीय महिला क्लर्क जो उनके कॉलेज में ही काम करती थी, उन्होंने ही ढोबले पर इस प्रकार का रेप का आरोप लगाया है। के लिए हमारे साथ फोन लाइन द्वारा हमसे जुड़ने जा रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा। संजय जी, आज जानना चाहेंगे आपसे कि बोरीवली पुलिस स्टेशन ने जो FIR दर्ज की है, क्या उसमें किस प्रकार की गिरफ्तारी जो है हुई है? देखिए, बोरीवली पुलिस ने FIR तो दर्ज किया है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मामला बेहद संगीन है, रेप केस का मामला है और यह आपराधिक मामला मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और जिसके खिलाफ दर्ज किया गया है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक दबंग और कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले वह शिक्षण मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि काफी पुराने और तजुर्बेदार ये विधायक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। महाराष्ट्र के माहौल से ये बतौर विधायक हैं और खास तौर पर ये बात की जाए तो एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है और ऐसे में इस NCP विधायक के खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन मामला जो दर्ज किया गया है बोरीवली पुलिस स्टेशन में, इससे चारों तरफ कहीं न कहीं से इस नेता की किरकिरी हो रही है। और बताना चाहेंगे आपको कि 42 साल की ये महिला है जो खुद नालंदा यूनिवर्सिटी, उस नालंदा यूनिवर्सिटी की बतौर क्लर्क है, जिसके खुद लक्ष्मण राव ढोबले मालिक हैं और लक्ष्मण राव ढोबले द्वारा संचालित यह यूनिवर्सिटी, इसमें कई तरह के विवाद अभी हाल ही में सामने आए थे। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे कॉलेज के जो बच्चे थे उनसे पैसे तो लिए गए, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से जो शिक्षा देनी चाहिए थी वह नहीं दी गई थी। इसी तरह अब एक बड़ा मामला जो लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ दर्ज हुआ है मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में, और रेप केस का मामला है। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि लक्ष्मण ढोबले साहब ने उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रेप जैसी घृणित वारदात को अंजाम दिया है। और सिर्फ यह बलात्कार ही नहीं हुआ है, रेप ही नहीं हुआ है, इसके अलावा महिला का साफ तौर पर यह आरोप है कि लक्ष्मण राव ढोबले ने उनका MMS बनाया हुआ है और उस MMS के माध्यम से उनको बदनाम करने के लिए वह लगातार धमकियां दे रहे थे। लेकिन आखिरकार यह महिला
मुंबई पुलिस के संरक्षण में पहुंची है और मुंबई पुलिस ने उसकी शिकायत की तर्ज पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि मामला एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है सुधा, और ये अपने आप में एक कद्दावर, एक बड़े नेता, एक विधायक है, और विधायक के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज करना जो अपने आप को एक हैरत अंगेज कर देने वाला यह मामला है। बहरहाल अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बोरीवली पुलिस स्टेशन की, उसमें इनकी गिरफ्तारी संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लक्ष्मण राव ढोबले जो हैं वो कहीं ना कहीं से एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी में है, ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बोरीवली पुलिस इस मामले में क्या लक्ष्मण ढोबले की गिरफ्तारी करती है। इसके साथ ही जानना चाहेंगे आपसे कि बोरीवली पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ कहने से साफ इनकार कर रही है, क्योंकि मामला व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है और ये इस मामले में क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं, किस तरह के जो इल्जामात हैं बेहद संगीन हैं। तो अब मुंबई पुलिस का ये फर्ज है कि मामले की बाजाफ्ता जांच और जांच के बाद जो भी एविडेंस इकट्ठा होंगे लक्ष्मण ढोबले के खिलाफ, उसके बाद ही ये देखना लाजमी होगा कि लक्ष्मण ढोबले की गिरफ्तारी हो पाती है कि नहीं। फिलहाल बोरीवली पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो देखा आपने कि किस प्रकार से अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से इन्हें ये गिरफ्तारी इन्हें की जाती है, या फिर इस मुद्दे को लेकर और आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, वहीं 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दोनों राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने हैं और गौरतलब हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। Notification will be issued on 20/9/2014, which is Saturday. That is the date of issue of notification. And last date for filing nominations will be 27/9. 27 तारीख को है, 27 September. Okay. Then last day, scrutiny will be on 29th September, Monday, the 29th September. Last date for withdrawal will be 1st October. And date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. Yeah, for both. It's only one day poll in both the states. And counting on 19th October. पेड न्यूज मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान काफी खुश नजर आए, साथ ही सच्चाई की जीत भी हुई, ऐसा कहते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार होने का उन्होंने दावा भी किया है। मैं खुश हूँ। ऐसा है कि कई दिनों से ये मामले पे बहस चल रही थी, सच्चाई सामने आई है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत जिन लोगों ने की थी उनके खिलाफ फैसला आज हाई कोर्ट ने दे दिया है, मेरे पक्ष में फैसला दिया है, तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है। और मैं समझता हूं कि ये झूठे आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू करवाने वाले जो लोग थे उनको ये सीधा जवाब हाई कोर्ट के इस फैसले से मिल गया है। मेरा राजकीय जीवन इसके ऊपर कभी निर्भर था ही नहीं। मैं तो आज भी अपना काम करते आ रहा हूँ, पहले भी किया, आगे भी करता रहूँगा। इस फैसले से ठीक है, कुछ लोगों को इच्छा थी कि मुझे फंसा के रखने के लिए, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल। सरकार ने जो काम किए हैं महाराष्ट्र में, मुंबई शहर से लेके बड़े शहरों में किए हुए काम, तालुका स्तर पे हुए काम, आप देख रहे हैं कि इस मतदार संघ में भी जो काम हुआ उसके लिए तो इतने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो ठीक है। उसमें चुनाव है, चुनाव के सामने जाना पड़ता है। सांता क्रूज की 17 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लड़की का आरोप था कि उसके प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया, साथ ही उसके जीजा ने भी उसके साथ बलात्कार किया। और वाकोला पुलिस ने, आपको बता दें, वाकोला पुलिस ने प्रेमी और जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। एक चिट्ठी मिली थी, वो चिट्ठी के मुताबिक
हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला। हमारा ऑफिसर वीएन देसाई हॉस्पिटल में पहला गया, तभी मालूम पड़ा कि वो जो बच्ची है 17 साल की उम्र की, वो एक्सपायर हो गई है, उसने सुसाइड किया है। और उसका जो नोट थी, वो नोट के मुताबिक हमको ऐसा जो कुछ मालूम पड़ा, तो 2 साल पहले उसके रिलेटिव ने उत्तर प्रदेश का जो रहिवासी है, उधर उसके ऊपर बलात्कार किया था। ये जो बात जो है वो बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया, और बॉयफ्रेंड ने उसका गैर फायदा लेके उसके पास भी शारीरिक संबंध रखा। ये सब होने के वजह से उसने सुसाइड किया। इसके लिए हमने उसके खिलाफ, जो 2 मुजरिम है उसके खिलाफ, आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल किया है। और गुना जो दाखिल है 376 2F 306 34 202 और पोस्को एक्ट के मुताबिक गुना दाखिल किया है। 2 मुजरिम हमारे ताबे में हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस पार्टी आजकल अपने ही नेताओं के बयान से काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों शीला और दिग्विजय सिंह का जो बीजेपी को लेकर बयान आया, उससे कांग्रेस के खुद की सरकार की काफी किरकिरी हुई है। सत्ता खो जाने के बाद कांग्रेस फिर से उभरना चाहती है, मगर कांग्रेस में फिलहाल आंतरिक कलह की स्थिति पार्टी को नुकसानदायक साबित हो रही है। और ये स्थिति पैदा की है शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह ने। कांग्रेस में फिलहाल वरिष्ठ और उम्रदराज नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर एक बहस चल रही है। सही मायनों में कहा जाए तो नया जोश और पुराना होश, यही कांग्रेस संगठन को मजबूती दे सकता है। क्योंकि किसी भी संगठन के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो या कॉरपोरेट, हर किसी में प्रबंधन के कुछ तौर तरीके होते हैं। इन तरीकों पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि युवाओं को पार्टी में हमेशा जगह दी जानी चाहिए और इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नेताओं को धीरे धीरे बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन यह हमेशा युवाओं का जोश और वरिष्ठ नेताओं का अनुभव ही होता है, जिससे किसी भी संगठन को मजबूती मिलती है। दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी ऐसे समय की जब कांग्रेस में वरिष्ठ और उम्रदराज नेताओं के रिटायरमेंट को लेकर एक बहस चल रही है। इसके अलावा भाजपा को 3 विधानसभा चुनाव में मात देकर दिल्ली में लगातार 15 साल तक कांग्रेस से हुकूमत चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अचानक भाजपा के समर्थन में खड़े हो जाने से सियासी तूफान खड़ा हो गया। उनके भाजपा के समर्थन का भाजपा ने स्वागत किया है। वहीं उनकी पार्टी सदमे में भी है। कांग्रेस ने इसे शीला दीक्षित का निजी विचार करार देते हुए साफ किया कि पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव चाहती है। वहीं पार्टी में शीला को बाहर जाने की मांग भी उठने लगी है। लव और जिहाद का कॉम्बिनेशन इन दिनों कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है। इस पूरे मामले पर एक के बाद एक विवाद जारी है। लव जिहाद पर धर्मगुरु के कमेंट ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। लव जिहाद पर यूपी में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट और शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक ने विवादित बयान देकर मामले को फिर गर्मा दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के चक्कर में जो भी मुसलमान पड़े हैं उन्हें मार देना चाहिए। उन्होंने इस मामले में सख्ती से निपटने की वकालत की। कल्बे सादिक कच्ची बाग इलाके में मजलिस में शामिल होने के लिए गुरुवार को वाराणसी में थे। पीली कोठी स्थित आरिफ मस्जिद में मजलिस के बाद मीडिया से रूबरू कल्बे सादिक ने कहा कि लोगों को लव जिहाद में फंसी अपनी औलादों के साथ कठोर रुख अपनाना चाहिए। सच्चा मुसलमान लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ता है। इश्क और शादी के नाम पर मजहब अपनाना इस्लाम में जायज नहीं है। पूरी कौम को इस नाम पर बदनाम किए जाने को गलत बताया। वहीं मीडिया से आगे बात करते हुए कल्बे सादिक ने इस बात का खुलासा किया कि उनके पाकिस्तान जाने पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पाक में होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ खुलकर बोलने के चलते ही उन पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान असल में पाकिस्तान है। लेमन न्यूज डेस्क के लिए निर्मल त्रिवेदी, मुंबई। थाने ग्रामीण के मीरा रोड स्टेशन के पास देर रात एक बेकाबू कार वीआईपी शोरूम में घुस गई। ये घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना में गाड़ी में सवार अक्षता खाजोर मामूली रूप से जख्मी हुई है, जबकि कार चालक फरार बताया जा रहा है। घटना देर रात होने की वजह से ये हादसा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त दुकानें बंद थी और रास्ते पर राहगीर भी नहीं थे। 11:50 की घटना है और गाड़ी में एक ड्राइवर और एक लड़की थी, 2 आदमी थे। गाड़ी आई है और गाड़ी बेस्पीड आई है। उसमें अब स्पीड का अनुमान तो कौन कैसे लगा सकते हैं। मैंने 100 के नियर अबाउट जो है ऊपर नीचे रही होगी। आई है, धक्का मारी, गाड़ी में लड़ी है डिवाइडर तोड़ करके, और फिर कितनी स्पीड से मारी है धक्का डिवाइडर तोड़ करके। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के हिमायतनगर तहसील क्षेत्र में शिक्षण सुविधाओं को लेकर शासकीय स्कूलों में शिक्षण का अभाव देखने को मिला है। शासकीय सुविधाओं से छात्र कोसों दूर है। इसी को लेकर नांदेड़ बालक हक अभियान के माध्यम से छात्राओं ने पत्रकार परिषद को लेकर, आपको बता दें, पत्रकार परिषद को लेकर छात्रों ने सुविधाओं में कमी की जानकारी दी है। दृष्टिकोनातून शासनाच्या विविध योजना आहेत, परंतु त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना वेळेवर होत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे जे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, त्यासाठी शासनाने ज्या काही मुलांच्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी ज्या काही योजना आहेत ते मुलांना वेळेवरती मिळायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्याची गरज आहे। विशेष करून आपण मुलांच्या अधिकारावरती काम करत असताना आपल्याला असं दिसतं की जे बालमजुरांच्या बाबतीमध्ये आपण ज्यावेळेस पाहतो तर बालमजुरांसाठी, बालमजूर जे मुलं आहेत त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाची जी शासनाची पॉलिसी आहे ती बरोबर नाही आहे। कारण का एखाद्या वेळेस बालमजूर आपण मुक्त जरी केलं तर त्या मुलांचं पुनर्वसन होत नाही आहे। म्हणून ते आने वाले चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में अब भी सभी पार्टी सक्रिय हो गई हैं। महाराष्ट्र में 220 टोल नाका बंद करने की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। सड़कों की हालत खराब है, मगर ठाणे जिले में टोल नाका लगातार शुरू है। ठाणे से सटी मुंब्रा बाईपास रोड से शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और ठाणे मेयर संजय मोरे अपने कार्यकर्ता के साथ टोल नाके के मैनेजर को एक पत्र देकर टोल नाका बंद करने के मांग के, जब तक रास्ता सही नहीं होगा तब तक टोल नहीं मिलेगा। आजचं जे मुंब्रा बायपासवरती जे आंदोलन केलेलं आहे हे अचानक आज आम्ही हे आंदोलन केलेलं नाही आहे। याच्या अगोदर PWDचे जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे रंगरारी यांना वारंवार कंप्लेंट्स करून सुद्धा त्यांनी काही ॲक्शन घेतले नाही। त्यासाठी आज आम्हाला या मुंब्रा बायपासवर येऊन टोल बंद करून आणि इकडची जी रस्त्याची जी विकट दुरावस्था आहे ती PWD चे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि जे इकडचे GM आहेत अटलांटा कंपनीचे त्यांना दाखवण्यासाठी आज आम्हाला इथे यासाठी सर्वांना यावं लागलं। तर 3 दिवसात हे जेवढे खड्डे पडलेले आहेत तेवढे खड्डे पूर्णपणे बुजवण्याचं काम हे अटलांटा कंपनीचे GM द्विवेदी असं त्यांनी आम्हाला लिखित आश्वासन दिलेलं आहे। तर आणि त्यानंतर पाऊस जसाच थांबेल, जेव्हा थांबेल तेव्हा फुल लेईंग पूर्ण जे रोडवरती खड्डे आहेत ते पूर्ण बुजवून त्याच्यावरती पक्का टार हा टाकला जाईल आणि हा रस्ता लवकरात लवकर सुस्थितीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतील। आणि आता आम्ही हा टोल नाका सध्या तरी बंद केलेला आहे की आणि तसे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत, जोपर्यंत हा रोड पूर्णपणे सुस्थितीमध्ये येत नाही तोपर्यंत हा टोल नाका। जम्मू कश्मीर में आई तबाही से सारा देश सदमे में है। वहीं कई राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं, जिसमें से 305 पर्यटक महाराष्ट्र के हैं तो उनमें से 181 पर्यटक मुंबई के बताए जा रहे हैं। लोगों के फंसे होने के कारण 3 सदस्यीय दल मदद के लिए भेजी गई है, जिनमें डॉक्टरों की टीम भी शामिल की गई है। वहीं महाराष्ट्र के 305 लोगों में से 121 लोगों का पता चल गया है। सभी लोग होटलों में सुरक्षित तरीके से ठहरे हुए हैं।
हजारों निवेशक के करोड़ों रुपए गबन करने वाली मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका है। मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला लगातार दर्ज कराया जा रहा है। वहीं निवेशकों के पुलिस पर मेगा फाइन एग्रो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिले होने की बात भी कही गई है। इन सबका कहना है कि जब हमारे लाखों रुपए डूबे हैं तो उनके जो पैसे हैं वो मिलने चाहिए और ना ही इनकी शिकायत दर्ज है। आइए हम रूबरू करवाते उन पीड़ित लोगों से जिनके लाखों रुपए मेगा फाइन में फंसे हुए। सर आपका नाम बताइए। मुनावर खान। मेगा फाइन से आपकी मतलब क्या शिकायत है? मेगा फाइन इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने बिग प्लान में इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे हमसे प्रॉमिस किया गया था कि मंथली प्रॉफिट दिया जाएगा और वो मंथली प्रॉफिट दे के उसके अगेंस्ट में हमसे चेक लिए गए कि बहुत से काफ़ी लोगों ने कैश भी दिया वहाँ पे और उसके बाद उनके अगेंस्ट में लोगों ने चेक इशू किया, पीडीसी इशू किया। लेकिन जब वो चेक हमको जो क्वार्टरली इशू किया गया था, जब वो चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया तो वो चेक बाउंस हो गया और चेक बाउंस होने के पहले हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि हम चेक डिपॉजिट करें। तो उन लोगों ने हम लोगों से प्रॉमिस किया कि अभी चेक डिपॉजिट मत करो, अभी अकाउंट में पैसा नहीं है, अभी ये है, अभी वो है, अभी काम चालू है, अभी हमारा शिफ्टिंग चालू है, अभी इलेक्शन है, ये है वो है, दुनिया भर के प्रॉमिस किए और हम लोग को पोस्टपोन करते गए। और जितने भी यहाँ के एमडी थे, जो मेन है, जो इसमें मेन जो कल्प्रिट है यूनुस मनियार करके है, शान फातिमा है और अतुल प्रेम जैसे 7 डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोगों ने मिल के फ्रॉड किया है और काफ़ी लोगों का इसमें गरीबों का पैसा लगा हुआ है साहब। और जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने कैश भी इन्वेस्ट किया और उसके अगेंस्ट में उन लोगों ने कोई स्लिप नहीं दी। चेक जिनको दिया गया था उनसे चेक भी वापस ले गया। अब उनके पास वो भी प्रूफ नहीं है कि उन लोगों ने कैश दिया था। हाँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। हम लोग ने इसमें 2 प्लान हम लोग को बताया गया था। एक प्लान ये बताया गया था कि 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें मंथली 11 या 12% दिया जाएगा। तो वो हम लोग ने इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग को 6 महीने उसमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद हम लोग को 2014 में इन लोग ने एक और प्लान बनाया जिसका नाम था पिन प्लान। उसमें 1 लाख पे हम लोग को 4 चेक दिए थे, जिसमें 3-3 महीने के चेक थे। वो जब उसका टाइम आया और हमने अकाउंट में डाले तो सब के सब बाउंस हो गया। और अब उन लोगों को फ़ोन करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग तुमको देंगे, रुके रहो। यही 2-4-6 महीने से यही चल रहा है। अभी यहाँ पे कंप्लेंट हम लोग करने आए तो हम लोग को बोला जा रहा है कि जो भी जेरोक्स है वो लेके आओ और यहाँ पे इंडिविजुअली सब स्टेटमेंट दो। 2 से 2.5 लाख रुपया मैंने दिया है। तो उन लोगों का बोलना ये था कि हम लोग आपको हर महीने देते रहेंगे। पहले आते थे, उसके बाद में आज 4-5 महीने से हमको कुछ भी पैसा नहीं दिया है और फ़ोन करते थे तो हमको यही बोला जाता था कि हाँ देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आ जाएगा, टेंशन मत लो। और मैंने तो अपना घर बेच के अपना पैसा उसमें डाल दी। आफ्टर सेवरल कंप्लेंट्स एट गोरेगांव, we went with Salim bhai and myself is Mr. Sayyed. After several complaints, we went to take the step and we went to Mantralaya by giving a dispatch letter to CM, R.R. Patil ji and these people. After giving the letter to Rakesh Maria, now we came here, now they are asking for individual statements. Now, individual statement, they are taking it after a big pressure. But Shan Fatima is out of here. She went to her hometown Saharanpur and no action has taken against her till date. पुलिस स्टेशन में भी जो कार्रवाई की, लेकिन पुलिस स्टेशन में इनको उतना सहयोग नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। अभी इनकी गुजारिश है कि ये मामला किसी भी तरह से इकोनॉमिक विंग्स में ट्रांसफर होवे और इनकी गिरफ्तारी करे। जितने भी डायरेक्टर है, चेयरमैन है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पब्लिक के पैसे वापस मिलने चाहिए। नक्सली कमांडर मोहन कुर्राम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कुर्राम ने राजनांदगांव के आईजी प्रदीप गुप्ता को सरेंडर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर मोहन कुर्राम पर 8 लाख रुपए का इनाम भी था। आरकेबी डिवीजन जो राजनांदगांव कांकेर में कार्यरत है नक्सल्स का, इसकी प्लाटून नंबर 23 का जो कमांडर है मोहन कुर्राम, ये लगभग 8 साल से नक्सलियों के साथ चल रहा था और वर्तमान में कमांडर था प्लाटून 23 का। इसने पुलिस के सामने आज सरेंडर किया है और इस सरेंडर की मुख्य वजह है इसका अपना संगठन से मोह भंग होना, जो शासन की पुनर्वास नीति है और बहुत ही जो इंटेंसिव ऑपरेशन सुरक्षा बलों द्वारा, विशेषकर राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक गेट नंबर 1 से एक बंदर घुसकर भक्तों की तरह कतार में खड़ा होकर उसने साईं के समाधि का दर्शन किया और साथ ही साथ इतना ही
जाते जाते उसने साई के प्रसाद को भी ग्रहण किया। अब वहीं इन साई भक्तों का क्या कहना है इस पर, आइए सुनते हैं। टीम इंडिया में काफी खराब प्रदर्शन के दौर से चल रहे पठान भाइयों ने अपने नाम से क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। इस एकेडमी में 8 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा दाखिला ले सकता है। वहीं इस मौके पर पठान भाई बेहद खुश दिखाई दिए। And obviously 4 routes, and then we used to only and if you be true and honest to about each other, that twice he's going to drive, like twice I'm going to drive, but it never used to happen like that. So we used to have a fight over it. He used to sit behind and I used to drive bicycle. And the concept, over of all our memories and everything, it has included in this concept as well, where now the concept is going to be we're going to go to the schools. Wow. And the school's going to have, whichever the school's going to have big and nice infrastructure for cricket, we can have academy based in there. And that's going to make it a lot easier to the guys. Now obviously things have changed. People don't ride bicycles as much, but still, you have to go to different places to go to the academy. But the guy from the same school is going to use that academy as well, where he's going to study there. At the same time, he can use his kit bag there. इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।